डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रारंभ करने जा रहे हैं मांग का नियम। मांग का नियम समझने से पहले मांग का अर्थ समझा था और मांग के प्रकार बताए थे, जिसमें बताया गया मांग कितने प्रकार की होती है, जिसमें कीमत मांग, आय मांग, आदित्य मांग और मांग का अर्थ बताया था, जिसमें ये बताया था किसी दिए हुए मूल्य पर किसी व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा को मांग कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में मांग का विस्तृत अर्थ बताया गया, जिसमें ये बताया गया कि प्रभावपूर्ण इच्छा को पूरा करने के लिए जब व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होते हैं तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए किए गए प्रयास मांग की श्रेणी में आते हैं। इसी कंसर्न में आगे आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मांग का नियम क्या होता है। मांग का बहुत साधारण और सिंपल सा नियम है और मांग का नियम ये बतलाता है कि जब भी कभी किसी वस्तु का मूल्य प्लस होता है तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा माइनस हो जाएगी, और यदि मूल्य माइनस हो जाता है तो मांगी गई मात्रा प्लस हो जाएगी। तो मूल्य के बढ़ने पर मात्रा कम हो जाती है, मूल्य के कम होने पर मात्रा बढ़ जाती है। मांग और मूल्य के इस विपरीत संबंध को मांग का नियम कहते हैं, जिसको हमने हमारी भाषा में लिखने का प्रयास किया है। बहुत अच्छी तरह से मांग के नियम को समझाने का प्रयास किया है। मांग का नियम ये बतलाता है कि मांग कीमत की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिवर्तित होती है। कीमत की दिशा में, यानी कीमत यदि ऊपर की ओर जा रही है, ये प्राइस अगर ऊपर की ओर जा रही है तो क्वांटिटी यानी मात्रा उसकी नीचे की ओर आएगी, मात्रा उसकी नीचे की ओर आएगी। प्राइस जिस डायरेक्शन में जाएगी क्वांटिटी उसके उल्टे डायरेक्शन में चलेगी। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि मांग में परिवर्तन अनुपातिक हो। अनुपातिक का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि जितने प्रतिशत मांग बढ़े, माना कि जितने प्रतिशत मूल्य बढ़े मांग उतने प्रतिशत ही बढ़ेगी। माना कि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये था, अब उसका मूल्य 11 रुपये हो गया, तो मूल्य में परिवर्तन 1 रुपये का हुआ। 1 रुपये 10 रुपये का 10% है, तो कीमत में परिवर्तन हुआ 10%। जब 100 रुपये मांग होने पर मान लीजिए 100 इकाइयाँ बिकती थी, तो अब जरूरी नहीं है कि मूल्य के बढ़ने के कारण इकाइयाँ बराबर 90 ही रहेगी, 80 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है। तो इसमें परिवर्तन 20 का हो गया। 100 का 20% है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मूल्य में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, यह आवश्यक नहीं है कि मांगी गई मात्रा में भी सेम परिवर्तन हो, परिवर्तन कम ज़्यादा हो सकता है। जब वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और जब मूल्य बढ़ जाता है तो मांग कम हो जाती है। अर्थात कीमत और मांग में नकारात्मक संबंध को मांग का नियम कहा गया है। कीमत और मांग में नेगेटिव रिलेशन जो होगा उसी को मांग का नियम कहा गया है। इस नियम की कुछ मान्यताएं दी गई हैं जो इस प्रकार से है कि नकारात्मक संबंध होता है, स्वतंत्र व मांग निर्भर तत्व पर निर्भर करती है। मांग जो होती है किसी वस्तु की वो स्वतंत्र पक्ष है और बिल्कुल अलग से कार्य करती है। अन्य बातें समान रहेगी, कल भी बताया था। अन्य बातों का मतलब है आदत, फैशन, मौसम, रुचि, आय। यदि हम कीमत में परिवर्तन की बात करें तो बाकी सभी चीज़ें स्थिर रहेगी। यह समय विशेष पर संभव है, हमेशा होगा आवश्यक नहीं है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं। जब अन्य बातें शामिल कर दी तो अन्य बातों में हमने आय को भी शामिल कर लिया, लेकिन यहाँ पे अलग से वापस पॉइंट लिखा गया है कि हम कीमत में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अर्थात आय स्थिर रहेगी। कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं हो, ये ऐसी वस्तुओं के संबंध में यह नियम लागू होता है जिसका कोई अल्टरनेट नहीं हो। जैसे मान लीजिए चाय में डालने के लिए दूध चाहिए तो दूध ही चाहिए, अब कोई उसका अल्टरनेट नहीं है कि नींबू डाल दो, अदरक डाल दो और कुछ डाल दो, ब्लैक टी पी लो। नो, दूध का मतलब दूध। स्थानापन्न उपलब्ध नहीं हो। दूसरी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन नहीं हो। दूसरी वस्तुओं का मतलब यह है कि हम जिस एक्स वस्तु की बात कर रहे हैं उसका कोई न कोई प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट होता है, वो उपलब्ध नहीं हो, या पूरक वस्तु उपलब्ध नहीं हो। रुचि, आदत में परिवर्तन नहीं है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, अन्य बातों में सब शामिल हो जाता है। ये था मांग का नियम। बहुत सिंपल सा मांग का नियम है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांगी जाने वाली
मात्रा जिस दिशा में कीमत बदली है उसके विपरीत दिशा में बदलेगी। विपरीत दिशा का मतलब है कीमत यदि प्लस हुई है तो वो भी माइनस हुई, और कीमत यदि माइनस हुई है तो वो प्लस हुई। तो मांग का नियम साधारण तौर पर ये बतलाता है कि जिस दिशा में कीमत में परिवर्तन होगा उसकी विपरीत दिशा में मांगी जाने वाली मात्रा प्रभावित करेगी। इसी कंसर्न में आगे है मांग का नियम लागू होने की शर्तें या मांग का नियम लागू होने की आवश्यक बातें। इसी प्रश्न को दूसरे रूप में पूछा जाता है, हमेशा परीक्षा में आता है। प्रश्न ये आता है कि मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर गिरता है क्यों? स्पष्ट कीजिए कि मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर गिरता है क्यों? हम जब भी मांग वक्र बनाते हैं ये ऐसे मांग वक्र बनता है, या ऐसे नहीं बना के ऐसे बनता है, परंतु कभी भी मांग वक्र ऐसे नहीं बनता। ये इस तरह से मांग वक्र कभी भी नहीं बनेगा, ऑलवेज ऐसा बनेगा, ऑलवेज ऐसा बनेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, प्रश्न ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि डिमांड लाइन ऑलवेज ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरती हुई होती है। इसका हमने जवाब बताया, 5 कारण बताए हैं, इसमें एक एक को स्पष्ट करेंगे अपन। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। क्यों होता है इसे निम्नलिखित कारणों से समझ सकते हैं। पहला कारण दिया सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम प्रभाव। ये आज से काफ़ी दिन पहले एक वीडियो में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को बहुत ढंग से समझाया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें यह समझाता है कि एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता, पहली इकाई, फिर दूसरी इकाई, फिर तीसरी इकाई, फिर चौथी इकाई, फिर 5वीं इकाई, तो पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5वीं। उस नियम में हमने देखा था पहली इकाई से प्राप्त उपयोगिता अधिक होगी, दूसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता कम होगी, तीसरी इकाई से प्राप्त उपयोगिता और कम होगी, चौथी इकाई से प्राप्त उपयोगिता और कम होगी, 5वीं इकाई से उपयोगिता शून्य हो सकती है या व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक अगली इकाई, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद प्राप्त उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में समझाया गया था। उसी नियम को जब हम लागू करते हैं तो यहाँ पर मांग में भी वही नियम लागू होता है। मांग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। वस्तु की खरीद करते समय उपभोक्ता उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य देने को तत्पर नहीं होता। ज्यों ज्यों वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता जाता है, उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उत्तरोत्तर इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। प्रारंभ में जैसे बनाएंगे ना नियम, तो ये O है, ये X है, ये Y है, इधर प्राइस को लिया, इधर क्वांटिटी को लिया। जब प्राइस कम होती है तो मांगी गई मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ जाती है मात्रा कम हो, और प्राइस बढ़ गई मात्रा कम हो। इस स्थिति में मांग वक्र का ढाल बनाएंगे तो नीचे गिरता हुआ होगा। यही नियम, ह्रास का नियम ये बताता है कि यदि उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदेगा, अधिक कीमत पर कम मात्रा खरीदेगा, तो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन जब अपन चित्र में बना के देखेंगे तो मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर गिरता हुआ ही नजर आएगा। उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उत्तरोत्तर इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती है वैसे वैसे उपयोगिता माइनस में आ जाती है। अतः उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत में कमी हो। इस प्रभाव के कारण नीचे मांग वक्र बाईं ओर झुकता है। ये झुकने का कारण मैंने चित्र बना के आपको समझाया। दूसरा कारण है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। अब होता क्या है, जब वस्तु की कीमत गिर जाती है तो कीमत गिरने के कारण, सस्ती होने के कारण अधिक संख्या में इकाइयाँ खरीदी जाती है, लोग अधिक संख्या में इकाइयाँ खरीदते हैं। तो कीमत जैसे मान लीजिए OY, ये X, प्राइस पहले यहाँ थी तो मांगी गई इकाइयाँ कम होगी। प्राइस गिरी तो इकाइयाँ यहाँ आ गई, और प्राइस गिरी तो नए उपभोक्ता जुड़ गए, तो मांग वक्र का ढाल ऐसे होगा। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत गिर जाती है, आप देखते हैं जब भी कोई कंपनियां स्कीम निकालती है, छूट देती है या दीपावली बोनंजा देती है या और कोई वस्तु कीमत गिराती है, कीमत गिराने से नए उपभोक्ता जुड़ जाते हैं और मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होगा। फिर बताया आय प्रभाव। अब आय प्रभाव को आप चाहे प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में देखें, चाहे आय प्रभाव के रूप में देखें, इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। माना कि घी
400 रुपये किलो है और एक उपभोक्ता 4 किलो घी खरीदता है। अब घी की कीमत घट के 300 रुपये हो गई। अब 4 किलो घी के वो 1600 रुपये खर्च करता था। अब अगर कीमत 300 रुपये हो गई तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? या तो वो 5 किलो से ज़्यादा 5.25 किलो घी खरीद ले, पहला विकल्प तो ये है। और दूसरा विकल्प ये है, अगर पहले जितना ही घी खरीदेगा तो अब उसका खर्च 1200 रुपये होगा। पहले 1600 हो रहा था, अब 1200 रुपये हो रहा था। 1200 में से 1600 गए, ये 400 रुपये जो व्यक्ति के बचे हैं, यह व्यक्ति की आय है। इसे आय प्रभाव समझाया गया। एक उपभोक्ता घी के लिए 400 रुपये दे रहा था, एक महीने में उसकी खपत 4 किलो की थी, तो 4 किलो घी के वो 1600 रुपये खर्च कर रहा था। अब यदि घी की कीमत 400 से घट के 300 रुपये रह गई, तो 300 रुपये रहने के कारण अब उसका खर्च 1600 के स्थान पर 1200 हो गया, तो 400 रुपये उसके बच गए। ये 400 रुपये जो बचे हैं, ये आय प्रभाव है। और इस आय प्रभाव के कारण कीमत के कम होने पर उपभोक्ता या तो उसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा या पहले जितनी मात्रा खरीदेगा तो उसकी आय बढ़ जाएगी। तो इस स्थिति में मांग वक्र जो बनाया जाएगा उसका ढाल नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होगा। अगला बताया प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में यह है कि जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य स्थिर रहता है तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर कम, ये पहले भी बताया गया है कि जैसे देख लीजिए कि आपको कैसे समझाएं। पेप्सी 10 रुपये में आ रही है, पेप्सी 11 रुपये में हो गई, और पेप्सी का प्रतिस्थापन जो लिम्का है वो पहले भी 10 रुपये में थी, अभी भी 10 रुपये में है। तो अगर मान लीजिए कोका कोला या लिम्का का कीमत बढ़ी है तो मांग अब इसकी बढ़ेगी, क्योंकि ये बाजार में सस्ती नजर आ रही है। दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यदि चाय 10 रुपये में मिलती है और कॉफी 15 रुपये में मिलती है, अगर कॉफी की कीमत घटा के 12 रुपये कर दी जाए तो जो लोग चाय पी रहे थे वो कॉफी पीना शुरू कर देंगे, क्यों? कॉफी सस्ती हो गई, ज़्यादा अंतर नहीं रहा। तो मांग किसकी बढ़ गई? कॉफी की। कॉफी की मांग एकदम से बढ़ जाएगी। यह प्रतिस्थापन प्रभाव है। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण ऐसे कैसे, अगर कोल्ड ड्रिंक है, एक कोल्ड ड्रिंक 10 रुपये में मिल रही है, दूसरी कोल्ड ड्रिंक 11 रुपये में मिल रही है, तो जिसकी कीमत पहले 10 रुपये थी आज भी 10 रुपये है, उसकी मांग बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होगा। ये 4 कारण बताए गए। 4 कारणों में पहला कारण को सीमांत उपयोगिता हासनेम को बताया, दूसरा कारण उपभोक्ताओं की संख्या, तीसरा आय प्रभाव, चौथा प्रतिस्थापन प्रभाव। अब इसी नियम की वापस आलोचनाएं की गई है, अपवाद बताए गए हैं। अपवाद में ये बताया गया है कुछ परिस्थितियों में मांग वक्र बाएं से ऊपर चढ़े हुए भी होते हैं, अर्थात मांग वक्र सकारात्मक भी होते हैं, अर्थात उपभोक्ता वस्तु की कीमत बढ़ने पर अधिक मांग करता है तथा कीमत कम होने पर कम मांग करता है, जिसे निम्नलिखित रेखा चित्र से समझा जा सकता है। देखिए, हमने ये कहा कि मांग वक्र हमेशा ऐसा होगा, ढाल ऐसा होगा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें मांग वक्र ऐसे भी हो जाता है जो सप्लाई की तरह जाता है। बहुत सी वस्तुओं की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो कीमत के बढ़ने के साथ साथ डिमांड कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष उत्पादन के लिए बढ़ती है, सभी के लिए नहीं बढ़ती। अब ऐसा कब होता है? यदि युद्ध की स्थिति हो जाए, ये चित्र बना के समझाए, यदि युद्ध की स्थिति हो जाए, यदि मंदी की स्थिति हो जाए, कई बार प्रदर्शन प्रभाव होता है। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब उपभोक्ता नहीं चाहता उस वस्तु को खरीदना, लेकिन उसके सामने ज़बरदस्ती प्रदर्शन किया जाए तो उपभोक्ता के प्रदर्शन के कारण उसको वस्तु खरीदनी पड़ सकती है। अज्ञानता की स्थिति हो जाए, व्यक्ति को पता ही नहीं है कब सस्ती है कब महंगी है, पहले क्या भाव था आज क्या भाव है, जब पता नहीं है तो अज्ञानता की स्थिति में वो करेगा। इसके अलावा
गिफिन का विरोधाभास जो घटिया वस्तुएं होती है या आय प्रभाव के अंतर्गत गिफिन का विरोधाभास मैंने कल भी समझाया था, जिसमें यह बताया गया था कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो बाजार में दो प्रकार की वस्तुएं होती है, अच्छी और उत्कृष्ट वस्तुएं, घटिया और गिफिन वस्तुएं। तो इन गिफिन वस्तुओं की डिमांड जो है वो आय के विपरीत दिशा में चलेगी। घटिया वस्तुएं होगी ना, जिसे व्यक्ति की ये डिमांड कर्व ऐसे बनता है, आय अगर कम होगी तो इनकी मांग कम होगी, आय अगर बढ़ जाएगी तो इनकी मांग कम हो जाएगी। घटिया वस्तुओं की मांग आय के विपरीत दिशा में चलती है, आय के ज़्यादा होने पर इनकी मांग कम हो जाती है, आय के कम होने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। तो घटिया और गिफिन वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम उल्टा लागू होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता। यहाँ गिफिन का विरोधाभास भी बोलते हैं इसको, परीक्षा में अलग से पॉइंट भी आता है गिफिन का विरोधाभास। ये एंजिल वक्र आय मांग के अंतर्गत घटिया वस्तुओं के कंसर्न में समझाया गया है। साफ लिखा है, निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक आय का प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होने से वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी उसकी मांग बढ़ने की बजाय घटती है तथा कीमत में वृद्धि होती है। ऐसा किसके लिए होता है? घटिया वस्तुएं जो होती है आय के विपरीत दिशा में कार्य करती है। आय अगर प्लस है तो इनकी मांग कम हो जाएगी, आय अगर माइनस है इनकी मांग बढ़ जाएगी। जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग, अब अनिवार्य वस्तुएं दूध है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, कितनी भी कीमत बढ़ जाए इसके ऊपर भाग का नियम लागू नहीं होता। सट्टा है, अब व्यक्ति जो सट्टा लगाएगा वो कभी ये चीज़ें नहीं देखेगा, उसको तो रातों रात लखपति बनना है, रातों रात वापस जेब खाली करनी है, तो उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। छोटे खर्चे जो होते हैं, छोटे छोटे खर्चे फुटकर खर्चे हो जाते हैं व्यक्ति के, उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने मांग का नियम और मांग के नियम में मांग वक्र का ढाल नीचे होने के कारण और इसके साथ साथ ये देखने का प्रयास किया कि मांग वक्र का ढाल नीचे दाईं ओर क्यों होता है और उसके अपवाद क्या है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।